Assalamu alaikum students. My name is Fariha Sabeen and I am your science teacher. Today we are going to learn about cell, the fundamental unit of life. That's your first chapter. Our today's topic is about cell, the basic structure of cell, history of cell and microscope. So hold a pencil in your hand and open your books. तमाम स्टूडेंट्स अपनी किताबें खोल लें और एक पेंसिल अपने हाथ में पकड़ लें ताकि जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स हों उनके मीनिंग मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी. ओके स्टूडेंट्स, विल स्टार्ट आवर लेक्चर विद द स्ट्रक्चर ऑफ सेल. आवर फर्स्ट टॉपिक इज़ अबाउट सेल. तो सेल के बारे में स्टूडेंट्स इससे पहले आप पिछली क्लासेस में भी काफ़ी कुछ पढ़ चुके होंगे और यहाँ पर भी हमारा पहला चैप्टर जो है सेल के बारे में ही है. जैसा कि आप लोग देखते हैं कि बड़ी बड़ी इमारतें या बड़े बड़े स्कूल या बिल्डिंग्स को बनाने के लिए एक बुनियादी किसी न किसी चीज़ की ज़रूरत है. वो बुनियादी चीज़ क्या है? वो बुनियादी चीज़ें हैं ईंटें. ईंटें क्या हैं? बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जो एक बड़ी इमारत को बनाने के लिए ज़रूरी चाहिए होते हैं. ठीक है, इसी तरह सेल जो है, सेल क्या है? वो बिल्डिंग ब्लॉक है जो किसी भी जानदार को बनाने के लिए ज़रूरी होता है. ठीक है, अब चाहे वो जानवर हैं, चाहे वो पौधे हैं, चाहे वो इंसान हैं, वो हर चीज़ जो है वो किस चीज़ से मिलकर बनी हुई है? सेल से मिलकर बनी हुई है. तो आज हम इसी सेल का बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे कि सेल असल में है क्या चीज़, सेल के अंदर क्या चीज़ें मौजूद होती हैं और सेल क्या क्या काम अंजाम देता है. ठीक है, तो सबसे पहले जो आपके फर्स्ट पेज पे इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ टाइनी माइक्रोस्कोपिक यूनिट्स कॉल्ड सेल. टाइनी का मतलब होता है बहुत ही छोटी चीज़, इतनी छोटी चीज़ जिसे आप आम आंख से ना देख सकें. सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ सेल. स्ट्रक्चर के सेल जो है ये हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर को बनाने के काम आता है. एंड फंक्शनल के सेल जो है ये बहुत सारे फंक्शंस भी परफॉर्म करता है. ठीक है, तो सेल क्या है? इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. लाइफ का ताल्लुक किससे है? लाइफ अब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सब सेल से मिलकर बने हुए हैं, चाहे वो पौधे हैं, चाहे वो इंसान हैं, चाहे वो जानवर हैं. ठीक है, अब जब हम सेल का बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो सेल का बेसिक स्ट्रक्चर किस तरह है? दो तरह का है, या तो वो सिंपल होगा या वो कॉम्प्लेक्स होगा. अगर वो सिंपल होगा तो क्या कहेंगे हम उसे, और अगर वो कॉम्प्लेक्स होगा तो उसको हम क्या कहेंगे. ठीक है, अगर हम सिंपल स्ट्रक्चर की बात करें तो सिंपल स्ट्रक्चर जो है वो किससे, उसके बारे में हम क्या कहेंगे? तो सिंपल स्ट्रक्चर में हम ये कहेंगे कि वो ऑर्गेनिजम्स जो एक सेल से मिलकर बने होते हैं उन्हें हम यूनिसेलुलर कहते हैं. यूनिसेलुलर का मतलब, यूनि का मतलब है वन एंड सेलुलर का मतलब है मीन सेल से मिलकर बना हुआ. तो वो ऑर्गेनिज्म जो एक सेल से मिलकर बने होंगे उन्हें हम कहेंगे यूनिसेलुलर. ठीक है, ये हमारा सेल का सिंपल स्ट्रक्चर होगा. और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर क्या होगा? मल्टी सेलुलर. मल्टी का क्या मतलब है? मैनी एंड सेलुलर सेल. मल्टी सेलुलर का मतलब है कि वो ऑर्गेनिज्म, वो जानदार, पौधे हैं, इंसान हैं, जानवर हैं जो एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बने हुए हैं, वो मल्टी सेलुलर की कैटेगरी के अंडर आएंगे. ठीक है, तो इस तरह दो तरह के सेल हो गए, एक यूनिसेलुलर हो गया और एक मल्टी सेलुलर हो गया. यूनिसेलुलर का क्या मतलब है? वो ऑर्गेनिजम्स जो एक सेल से मिलकर बने हुए हैं, और मल्टी सेलुलर वो ऑर्गेनिज्म जो एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बने हुए हैं. अब यूनिसेलुलर वो ऑर्गेनिजम्स की अगर हम एग्जांपल लें तो इसमें बैक्टीरिया आ जाता है, बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स भी आते हैं जो एक सेल से मिलकर बने होते हैं. और मल्टी सेलुलर में हम ह्यूमन बींग्स, सबसे बड़ी एग्जाम्पल हम ह्यूमन बींग्स हैं जो एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बने हुए. हर एक सेल अपना एक ख़ास फंक्शन परफॉर्म कर रहा है. इसके बाद हम पढ़ेंगे सेल की हिस्ट्री के बारे में. अब सेल की हिस्ट्री स्टार्ट होती है कि पहली दफ़ा सेल का नाम किस साइंटिस्ट ने लिया. पहली दफ़ा कौन सा ऐसा साइंटिस्ट था जिसने सेल के ऊपर रिसर्च की या सेल का नाम दिया या सेल के बारे में बात की? दैट साइंटिस्ट इज रॉबर्ट हुक. 1965 में रॉबर्ट हुक एक साइंटिस्ट था जिसने सबसे पहले सेल के बारे में बात की और सेल के ऊपर रिसर्च की. और सेल के ऊपर रिसर्च कहाँ से उसने स्टार्ट की? एक
पुराने ज़माने में जो शीशे की बॉटल्स होती थी उनको बंद करने के लिए लकड़ी का एक टुकड़ा, छोटा सा टुकड़ा जिसे हम कॉर्क कहते थे, वो इस्तेमाल होता था बंद करने के लिए। रॉबर्ट हुक ने उसी कॉर्क का एक स्लाइस लेके उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखा तो उसने कहा कि जो उसका स्ट्रक्चर है वो हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर है। यहाँ पर वर्ड यूज हुआ है हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर। हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर जो है ये शहद की मक्खियों का जो छत्ता होता है उसका एक खास स्ट्रक्चर होता है, उस स्ट्रक्चर से मिलता जुलता स्ट्रक्चर है। और ये जो छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स या खाने, कंपार्टमेंट्स कहते हैं खानों को, वो खाने जो हैं वो क्या हैं, वो सेल से तशबीह दी उन्हें रॉबर्ट हुक ने। और यहाँ पर उसने ये बताया कि सेल जो हैं हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मुख्तलिफ काम सर अंजाम दे रहे हैं और हर सेल के अंदर मुख्तलिफ छोटे छोटे सेल के स्ट्रक्चर, सेलुलर स्ट्रक्चर जिन्हें हम ऑर्गेनेलीज कहते हैं, वो मौजूद हैं और वो मुख्तलिफ काम सर अंजाम दे रहे हैं। ठीक है, तो छोटे से छोटा सेल भी मौजूद है जिसे हम यूनिसेलुलर कहेंगे और उसमें और बड़े सेल्स भी मौजूद हैं जो मुख्तलिफ काम सर अंजाम दे रहे हैं। हर सेल का साइज, शेप, स्ट्रक्चर दूसरे सेल से मुख्तलिफ है। ठीक है, इस तरह अगर हम एग्जाम्पल्स लें तो पहले मैंने आपको एग्जाम्पल दी है बैक्टीरिया की जो सिंपल सेल्स में आएगा और यूनिसेलुलर्स में आएगा, और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर की अगर हम एग्जाम्पल लें मल्टी सेलुलर की तो उसमें हम ह्यूमन बींग्स आएंगे, बहुत सारे जानवर भी आएंगे और बहुत सारे पौधे भी आएंगे। अब अगर हमने सेल को देखना हो तो देखने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होगी? कोई ना कोई एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट तो होगा जिसकी मदद से हम सेल को देख सकें और सेल के बारे में जान सकें। नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है वो हमारा माइक्रोस्कोप है। ठीक है, अब अगर हम सेल का स्ट्रक्चर देखना चाहते हैं तो सेल के स्ट्रक्चर को देखने के लिए हमें किसी ना किसी इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी उसके स्ट्रक्चर को डिटेल में जानने के लिए। तो उसके लिए हम जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके अंदर हम छोटी से छोटी चीज़ जो हमें आम आंख से नहीं नज़र आ रही, यहाँ पर एक वर्ड यूज़ हुआ है नेकेड आई। नेकेड आई का मतलब है आम आंख से जो चीज़ हमें ना नज़र आ सके, तो उस चीज़ को हम किस चीज़ से देखेंगे? माइक्रोस्कोप की मदद से देखेंगे। तो माइक्रोस्कोप वो इंस्ट्रूमेंट है जिसकी मदद से हम सेल को देखेंगे, उसको स्टडी करेंगे और उसके बारे में जानेंगे। तो अ माइक्रोस्कोप इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू सी वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट दैट कैन नॉट बी सीन विद naked eye. After the invention of compound microscope, Robert Hooke was able to observe the cell for the first time under the microscope. ठीक है, अब माइक्रोस्कोप आप लोग देखते होंगे लैब्स के अंदर पड़ी होती हैं। आप अपनी किताब के अंदर देखें तो फिगर 1.2 को देखें तो वहाँ पर आपको माइक्रोस्कोप का स्ट्रक्चर नज़र आएगा। ठीक है, अब माइक्रोस्कोप में हम किसी भी सेल को देखना चाहें तो हम किस तरह देखेंगे? उसके लिए हम एक स्लाइड यूज़ करेंगे। ठीक है, स्लाइड यूज़ करेंगे और उस स्लाइड जो है वो किस चीज़ से मिलकर बनी होगी? वो स्लाइड शीशे से मिलकर बनी होगी। ठीक है, वो शीशे की स्लाइड होगी, उस स्लाइड के ऊपर हम वो सेल, वो ऑर्गेनिज्म जिसको हम माइक्रोस्कोप में देखना चाहेंगे उसको रखेंगे। और माइक्रोस्कोप के अंदर दो तरह के लेंस इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, एक ऑब्जेक्टिव लेंस इस्तेमाल होता है और एक आई पीस इस्तेमाल होता है। ठीक है, आई पीस जो है और ऑब्जेक्टिव लेंस। अब इन दो वर्ड्स को अगर आप गौर से देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि इन्हीं वर्ड में इनका मीनिंग जो है वो है। जैसे आई पीस, आई पीस का मतलब है कि जो लेंस हमारी आंख के करीब होगा, जहाँ से हम माइक्रोस्कोप को देखेंगे, जहाँ से माइक्रोस्कोप में हम उस स्लाइड को व्यू करेंगे, वो लेंस होगा आई पीस। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव लेंस कौन सा लेंस होगा? जो ऑब्जेक्ट के करीब होगा, जिस चीज़ को हमने देखना है उसके करीब होगा। तो हमें यहीं से ये चीज़ समझ आ गई कि ये लेंस किस लिए इस्तेमाल हो रहा है और ये लेंस किस लिए इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारा जो आज का टॉपिक है ये लाइट माइक्रोस्कोप है। लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर दो लेंस इस्तेमाल हो रहे हैं, आई पीस और ऑब्जेक्टिव लेंस। ठीक है, तो उसके बाद हम आगे चलते हैं। द इमेज फॉर्म बाय माइक्रोस्कोप, जो इमेज जो अक्स हमें नज़र आता है, जो चीज़ हमें बड़ी करके माइक्रोस्कोप से नज़र आती है, उस इमेज को हम कहते हैं माइक्रोग्राफ। ठीक है, द मोस्ट कॉमन माइक्रोस्कोप यूज्ड इन लैब्स और स्कूल लैब्स आर लाइट माइक्रोस्कोप्स। The term light refers to the source by which light transmit the image to your eye. ठीक है, अब ये लाइट माइक्रोस्कोप क्यों कहते हैं इसको? ठीक है, इसके पीछे भी एक वजह है। अगर आप माइक्रोस्कोप का स्ट्रक्चर देखें तो उसकी बेस जिस पर वो खड़ा है उसके बिल्कुल ऊपर यहाँ पर आपको एक मिरर नज़र आएगा, और वो मिरर जो है जो नॉर्मल डे लाइट है या फिर किसी रूम के अंदर जो लाइट है उसको रिफ्लेक्ट कर रहा है। उसको रिफ्लेक्ट करने से स्लाइड पे रखी हुई जो भी चीज़ है, जो भी ऑर्गेनिज्म है जो आप देखना चाह रहे हैं माइक्रोस्कोप से, वो हमें वाज़ेह नज़र आता है। तो इस बेस पे इस माइक्रोस्कोप का नाम हमने रख दिया साइंटिस्ट ने लाइट माइक्रोस्कोप। लाइट माइक्रोस्कोप कंसिस्ट ऑफ टू बेसिक लेंसेज। ठीक है, आई पीस एंड
objective lens. The lens near the object or sample is called objective lens and the lens near the eye is called eyepiece. ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर मुख्तलिफ आप देखेंगे जो माइक्रोस्कोप के स्ट्रक्चर्स हैं. इसके बाद इसका एक आर्म है, बेस है, ट्यूब है, स्टेज है और 2 एडजस्टमेंट स्क्रूज हैं जिसकी मदद से हम लेंस को ऊपर नीचे करते हैं और हमें जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं, जो भी हम प्लांट, एनिमल सेल या कोई भी सेल हम देखना चाहते हैं वो हमें आसानी से नज़र आ जाता है. तो माइक्रोस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी मदद से हम वो चीज़ें देख लेते हैं जो हमें आम आंख से नज़र नहीं आती. ओके स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको सेल का बेसिक स्ट्रक्चर, सेल की हिस्ट्री और माइक्रोस्कोप के बारे में बताया. अब हम इन्हीं टॉपिक्स को आप अपने नोट्स में चेक करें, अपने नोट्स को ओपन करें. तो नोट्स में सबसे पहला MCQ आपको सेल के स्ट्रक्चर से रिलेटेड मिलेगा. सेल वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक. ठीक है, द इमेज फॉर्म बाय माइक्रोस्कोप इज कॉल्ड माइक्रोग्राफ. अब ये दोनों MCQs किस टॉपिक से रिलेटेड हैं? ये जो टॉपिक अभी आप लोगों ने पढ़ा है. ठीक है, इसके बाद अगर हम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स पे जाएं तो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में हमारा पहला जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है, व्हाट इज माइक्रोस्कोप, दैट इज टोटली रिलेटेड टू दिस टॉपिक. माइक्रोस्कोप इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू सी वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स दैट कैन नॉट बी सीन विद नेकेड आई. उसके बाद हम लॉन्ग क्वेश्चंस पे आ जाएं तो लॉन्ग क्वेश्चन में पहला लॉन्ग क्वेश्चन हमारा माइक्रोस्कोप से रिलेटेड है. एनालाइज द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ माइक्रोस्कोप इन डिटेल. माइक्रोस्कोप की पहले डेफिनेशन आएगी, उसके बाद सेम वही हिस्ट्री कि रॉबर्ट हुक ने 1965 में सबसे पहले सेल का स्ट्रक्चर माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व किया. एंड देन सेल माइक्रोस्कोप के डिफरेंट पार्ट्स हैं. ऑब्जेक्टिव लेंस, इट इज़ द लेंस नियर द ऑब्जेक्ट टू बी सीन. आई पीस, इट इज़ द लेंस एट द टॉप ऑफ द लेंस नियर आवर आई. ट्यूब, इट कनेक्ट्स द आई पीस टू द ऑब्जेक्टिव लेंस. आर्म, इट सपोर्ट द ट्यूब एंड कनेक्ट इट टू द बेस. Base, the bottom of microscope used for support. Adjustment screws, there are 2 or more adjustment screws fixed at the side of the tube. And then stage, it is the part of microscope on which slide with material is placed to observe. And then micrograph, at the end of the topic, the image formed by microscope is called माइक्रोग्राफ. तो इस तरह इस सारे टॉपिक से रिलेटेड हमारे पास 2 MCQs थे, एक शॉर्ट क्वेश्चन था और एक लॉन्ग क्वेश्चन आंसर था. अब यहाँ तक सेल का स्ट्रक्चर, सेल का बेसिक स्ट्रक्चर, हिस्ट्री और माइक्रोस्कोप का टॉपिक कंप्लीट हो गया. अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सेल की जो ऑर्गेनेलीज हैं, सेल का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उससे रिलेटेड है. तो सबसे पहले हम बेसिक सेल की डायग्राम आपके साथ डिस्कस करेंगे. ठीक है, सेल का बेसिक स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं कि सेल का स्ट्रक्चर कैसा है. सबसे पहले हम स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल सेल करेंगे एंड देन फिर हम स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल करेंगे. स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल सेल, अब मोस्ट ऑल एनिमल्स आर मल्टीसेलुलर. एनिमल सेल्स आर ऑफ डिफरेंट साइजेस एंड डिफरेंट शेप. हम एक बेसिक स्ट्रक्चर जो सेल का है वो पहले ड्रॉ करेंगे एंड देन 1 बाय 1 जितने भी उसके अंदर ऑर्गेनेलीज होंगे उनको डिस्कस करेंगे. अच्छा, एक वर्ड मैं बार बार यूज़ कर रही हूँ, सेल ऑर्गेनेलीज, सेल ऑर्गेनेलीज. सेल ऑर्गेनेलीज क्या चीज़ है? सेल ऑर्गेनेलीज का मतलब है सेल के अंदर जो भी सेलुलर स्ट्रक्चर मौजूद होगा उसको हम सेल ऑर्गेनेली कहेंगे. और हर एक ऑर्गन्स हैं उनका एक फंक्शन है. जैसे आप अपने डिफरेंट ऑर्गन्स देखते हैं, जैसे हार्ट है उसका काम है ब्लड को पंप करना, जैसे लंग्स है उनसे हम लंग्स के थ्रू रिस्पायर कर रहे हैं. ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें स्टमक है जो डाइजेशन में हेल्प कर रहा है. इसी तरह हर सेल की ऑर्गेनेली का अपना अपना एक छोटा छोटा काम है जो वो परफॉर्म कर रहे हैं सेल के अंदर ही रहते हुए. तो सेल ऑर्गेनेलीज क्या हैं? जो सेल के अंदर ऑर्गन्स मौजूद हैं जो अपना एक पर्टिकुलर काम सरअंजाम दे रहे हैं. ठीक है, अब हम सबसे पहले सेल की जो बेसिक डायग्राम है उसको डिस्कस करते हैं. सेल के बेसिक डायग्राम में सबसे पहले तो हम सेल की एक बेसिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे. उसमें हमारे पास सेल के बेसिक स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम न्यूक्लियस को देखते हैं. जैसे न्यूक्लियस है
ये हमारे ह्यूमन बॉडी में अगर हम न्यूक्लियस को कंपेयर करें कि न्यूक्लियस के जैसा कौन सा ऑर्गन है जो हमारे हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर भी मौजूद है, हम इसको कंपेयर करेंगे ब्रेन के साथ। जैसे ब्रेन हमारे सब सिस्टम्स को कंट्रोल करता है, इसी तरह न्यूक्लियस जो है सेल के अंदर रहते हुए सेल के सारे फंक्शंस को और सारे सिस्टम्स को कंट्रोल कर रहा होता है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ हमने न्यूक्लियस ड्रॉ किया है। ठीक है, न्यूक्लियस के बाद यहाँ हम साइटोप्लाज्म को मार्क करेंगे। साइटोप्लाज्म किसी भी जगह आप देखें सेल के अंदर मौजूद है। ये जेली लाइक मटेरियल है और इसके अंदर काफी सारे फंक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं। साइटोप्लाज्म के बाद जो सेल की एक बाहर आउटर कवरिंग है, दैट कवरिंग इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया, ये भी एक ऑर्गेनेली है जो सेल के अंदर मौजूद है। फिर सेल के अंदर वैक्यूल्स मौजूद हैं। ये सेल का एक बेसिक स्ट्रक्चर है। कुछ ऐसे ऑर्गेनेलीज हैं जो हम वन बाय वन करके सब डिस्कस करेंगे और इनका एक प्रॉपर फंक्शन होगा। तो सबसे पहले हम सेल की आउटर कवरिंग, आप अपनी बुक के अंदर पेज नंबर 2 चेक करें, एनिमल एंड प्लांट सेल, स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल सेल। सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा? सबसे पहले हमारे पास आएगा सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन इज द आउटर कवरिंग ऑफ सेल। एनिमल सेल की जो सबसे बाहर वाली कवरिंग है, जिसने एनिमल सेल को कवर किया हुआ है, जो एनिमल सेल को प्रोटेक्ट कर रहा है, उसे हम सेल मेम्ब्रेन कहेंगे। अच्छा, सेल मेम्ब्रेन का एक पर्टिकुलर फंक्शन है। सेल मेम्ब्रेन जो है ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। यहाँ पर एक वर्ड यूज हो रहा है, जस्ट राइट द मीनिंग ऑफ दैट वर्ड। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का क्या मतलब है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब है कि सेल मेम्ब्रेन कुछ मटेरियल्स को तो सेल के अंदर जाने और सेल के बाहर आने की इजाज़त देती है, लेकिन हर चीज़ सेल के अंदर और बाहर नहीं जा सकती। सेमी वर्ड कहाँ पर यूज़ होता है? सेमी वर्ड का मतलब होता है जहाँ कुछ चीज़ की इजाज़त है और कुछ की नहीं। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन को क्यों कहते हैं? कि जो कुछ चीज़ों को अंदर जाने की इजाज़त देती है और कुछ की नहीं। इट इज़ अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन विच अलाउज ओनली इंपॉर्टेंट मटीरियल टू पास थ्रू इट। तो सबसे बाहर वाली जो हमारी आउटर कवरिंग है वो कौन सी चीज़ है? सेल मेम्ब्रेन। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा सबसे मेन स्ट्रक्चर आता है, दैट मेन स्ट्रक्चर इज साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है? साइटोप्लाज्म एक जेली लाइक मटेरियल है जो सेल के अंदर हर जगह पर मौजूद है। ठीक है, जो सेल के अंदर हर जगह पर मौजूद है। ठीक है, अब ये जेली लाइक मटेरियल का क्या काम है जो हर जगह पर मौजूद है? इसका ये काम है कि इसके अंदर डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं। इसके अंदर और बहुत सारे ऑर्गेनेलीज मौजूद हैं, क्योंकि साइटोप्लाज्म तो हर जगह मौजूद है। तो साइटोप्लाज्म के अंदर सारे ऑर्गेनेलीज भी मौजूद हैं और बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस भी परफॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम वन बाय वन जितने भी और ऑर्गेनेलीज हैं उनको स्टडी करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो ऑर्गेनेली है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। अब जैसे हम ह्यूमन बींग्स हैं, हमें काम करने के लिए, हमें कोई भी काम करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है? हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। और वो एनर्जी जो है वो हमें किस चीज़ से मिलती है? वो एनर्जी हमें खाने से मिलती है। जब हम खाना खाते हैं, सुबह नाश्ता करते हैं, दोपहर में भी खाना खाते हैं, तो वो उसका क्या मकसद होता है? उस खाना खाने का ये मकसद होता है कि वो जो फूड है वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो इसी तरह
वो एनर्जी हमें किस काम आती है? वो एनर्जी हमें काम आती है मुख्तलिफ डिफरेंट जो भी हम काम करते हैं उनको परफॉर्म करने के लिए। इसी तरह सेल के अंदर भी एक ऑर्गेनेली मौजूद होता है जो एनर्जी प्रोवाइड करता है सेल को टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क। तो माइटोकॉन्ड्रिया वो ऑर्गेनेली है, सेल का वो ऑर्गन है जो डिफरेंट प्रोसेसेस को करने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, जैसे हम ह्यूमन बीइंग को एनर्जी कहाँ से मिलती है? फूड से मिलती है डिफरेंट टास्क कंप्लीट करने के लिए। तो इसी तरह सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया एक ऑर्गेनेली है जिसको जो एनर्जी प्रोवाइड करने के काम आता है। ठीक है, उसके बाद वैक्यूल हमारा नेक्स्ट ऑर्गन है। वैक्यूल इज द नेक्स्ट ऑर्गेनेली। ठीक है, अब मैं हर एक चीज़ के साथ आपको एक छोटी डेली लाइफ की एग्जांपल देती हूँ ताकि आपको अंडरस्टैंड करने में ज़्यादा आसानी हो। जैसे हम लोगों के घरों में एक स्टोर हाउस होता है। स्टोर हाउस का क्या काम होता है? स्टोर हाउस का काम होता है मुख्तलिफ जो भी फालतू चीज़ें हम उसको स्टोर हाउस के अंदर स्टोर कर देते हैं। इसी तरह सेल के अंदर भी वैक्यूल एक ऑर्गेनेली है जो क्या करता है, जितने भी वेस्ट और हम वेस्ट सब्सटेंसेस होते हैं जिनकी सेल को ज़रूरत नहीं होती वो फॉर टाइम बीइंग वैक्यूल के अंदर स्टोर हो जाते हैं एंड आफ्टर सम टाइम वो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू रिलीज आउट, एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। तो वैक्यूल क्या है? वैक्यूल इज द स्टोर हाउस ऑफ द सेल। इसके अंदर जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, वाटर है, फूड है और जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स जिनकी सेल को इस वक्त ज़रूरत नहीं है वो प्रोडक्ट्स कहाँ पर स्टोर होते हैं? वैक्यूल के अंदर स्टोर होते हैं। वैक्यूल के बाद हमारा नेक्स्ट ऑर्गेनेली आता है राइबोसोम्स। ठीक है, राइबोसोम्स का भी एक अपना डिफरेंट फंक्शन है। हर एक ऑर्गेनेली अपना अपना एक डिफरेंट फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो राइबोसोम का क्या काम है? राइबोसोम का काम है, ये एक ग्रेनुलर स्ट्रक्चर है। ठीक है, पहले तो जितने भी वर्ड्स हैं उनके साथ उनके मीनिंग पेंसिल से लिखते जाएं। ठीक है, राइबोसोम्स जो हैं ये ग्रेनुलर ऑर्गेनेलीज हैं। ग्रेनुलर का क्या मतलब होता है? ग्रेनुलर का मतलब होता है कोई भी दानेदार चीज़ हो उसके लिए हम ग्रेनुलर वर्ड यूज़ करते हैं। दीज आर द साइट्स फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस का क्या मतलब है? सिंथेसिस का मतलब है बनाना, तैयार करना। तो राइबोसोम क्या करते हैं? ये प्रोटीन बनाते हैं जिसकी हमारी बॉडी को बहुत ज़रूरत है। ठीक है, तो राइबोसोम्स क्या करते हैं? दे सिंथेसाइज प्रोटीन। नेक्स्ट हमारे पास सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली आता है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली हमारे पास कौन सा है? न्यूक्लियस। क्योंकि न्यूक्लियस जो है हमारे सेल के सारे फंक्शंस को, हर चीज़ को कंट्रोल कर रहा है। न्यूक्लियस को अगर हम दूसरे लफ्ज़ों में सेल का ब्रेन कहें, ठीक है, सेल का कंट्रोल सेंटर कहें तो गलत नहीं होगा। तो न्यूक्लियस क्या है? इट कंट्रोल, इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेल एंड इट कंट्रोल all the activities performing or all the functions to control all the functions inside the cell। सेल के अंदर जितने भी functions perform हो रहे हैं, जो भी activities हो रही हैं, वो कौन control कर रहा है? वो nucleus control कर रहा है। Nucleus also act as a brain of the cell। It is round or oval in shape। In animal cell, nucleus is present in the center of the cell, while in plant cell, it lies near the side of large central vacuole। It contains the hereditary material known as डीएनए। अब डीएनए क्या है? डीएनए हेरिडिटरी मटेरियल है। न्यूक्लियस को हम ब्रेन ऑफ सेल भी कह सकते हैं, इसको हम कंट्रोल सेंटर भी कह सकते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस क्या कर रहा है? कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, सारे फंक्शंस को, सारी एक्टिविटीज़ को। और न्यूक्लियस क्या है? ब्रेन ऑफ द सेल है, यानी ये हमारे सारे सिस्टम्स को, जितने भी सेल के अंदर इंपॉर्टेंट फंक्शंस हो रहे हैं, इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, उनको कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, न्यूक्लियस जो है वो सेल के अंदर, एनिमल सेल में मिडिल में मौजूद होता है। ठीक है, और इट कंटेन्स अ हेरिडिटरी मटेरियल नॉन एज डीएनए। हेरिडिटरी मटेरियल का क्या मतलब होता है? हेरिडिटरी मटेरियल वो मटेरियल होता है जो एक सेल से, एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर होता है। दैट मटेरियल इज कॉल्ड हेरिडिटरी मटेरियल। मीन्स के आप एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म तक जितने भी कैरेक्टर्स ट्रांसफर होते हैं, दैट इज ट्रांसफर थ्रू डीएनए। डीएनए इज द एब्रिविएशन ऑफ डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड।
एंड देन इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल। स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल भी काफ़ी सारे ऑर्गेनेलीज के हवाले से तो एनिमल सेल से मिलता है, लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनेलीज या कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जो एनिमल सेल के और प्लांट सेल में जो डिफ़र करते हैं, जिनसे एनिमल सेल और प्लांट सेल में हम तफरीक कर सकते हैं, जो इन दोनों को थोड़ा सा एक दूसरे से मुख्तलिफ करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल में हम वो ऑर्गेनेलीज को डिस्कस करेंगे जो एनिमल सेल से डिफरेंट हैं। सबसे पहले हम इसकी डायग्राम देख लेते हैं कि इसकी डायग्राम कैसी है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है। प्लांट सेल इज रेक्टेंगुलर इन शेप। बेसिकली इसमें एक बहुत लार्ज वैक्यूल मौजूद होता है, जिसकी वजह से जो न्यूक्लियस है वो एक साइड पे लोकेट हो जाता है, ठीक है। उसके अलावा इसके अंदर बाकी सब ऑर्गेनेलीज वैसे ही मौजूद होते हैं, ठीक है। इसमें एक सेल वॉल की आउटर कवरिंग आती है, सेल वॉल की आउटर कवरिंग आती है। न्यूक्लियस बिल्कुल साइड पे हो जाता है क्योंकि एक बहुत बड़ा वैक्यूल आ जाता है, उस वैक्यूल के साइज की वजह से न्यूक्लियस एक साइड पे आ जाता है। उसके बाद साइटोप्लाज्म तो सेल के अंदर हर जगह पर मौजूद होता है। अच्छा जी, मोस्ट प्लांट सेल्स आर लार्जर देन एनिमल सेल जनरली जस्ट लाइक एन एनिमल सेल अ प्लांट सेल ऑल्सो कंटेन सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। सेल मेम्ब्रेन भी मौजूद होती है, उसके अलावा यहाँ पर एक और सेल वॉल भी मौजूद होती है, ठीक है। ये एक एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर है, एक एक्स्ट्रा लाइनिंग है सेल के अंदर, ठीक है। सेल वॉल भी मौजूद है और सेल मेम्ब्रेन भी यहाँ पर मौजूद है, डबल कवरिंग है प्लांट सेल की, ठीक है। न्यूक्लियस यहाँ पर साइड पर हो जाता है। क्यों साइड पर हो जाता है? क्योंकि वैक्यूल ने सारी जगह घेर लिया। देयर इज अ लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट इनसाइड अ प्लांट सेल। तो हम वन बाय वन इन स्ट्रक्चर्स को इन ऑर्गेनेलीज को, इन स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे जो एनिमल सेल से प्लांट सेल में डिफरेंट है। सबसे पहले हम सेल वॉल को स्टडी करेंगे। सेल वॉल किस मटेरियल से मिलकर बनी होती है और सेल वॉल का फंक्शन क्या है, ठीक है। सेल वॉल इज अ रिजिड लेयर मेड अप ऑफ सेलुलोज। सेलुलोज एक ऐसा मटेरियल है जिससे सेल वॉल मिलकर बनी होती है, ठीक है। सेल वॉल की बेसिकली जो भी आउटर लेयर होगी, उस आउटर लेयर का क्या काम है? उस आउटर लेयर का मेन जो फंक्शन होगा वो डेफिनेटली प्रोटेक्शन का होगा, कि वो सेल को प्रोटेक्ट करेगी। सेल की एक बाहर वाली लेयर है, जैसे हम ह्यूमन बींग्स, अगर हम देखें हमारे हाथ के बाहर या हमारी बॉडी के बाहर एक आउटर लेयर है स्किन की। स्किन की लेयर का क्या मकसद है? स्किन की लेयर का मकसद है हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करना, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करना। तो इसी तरह ये जो बाहर आउटर लेयर है, इसका क्या काम है? इस आउटर लेयर का काम है सेल को प्रोटेक्ट करना, सेल के इंटरनल ऑर्गेनेलीज को प्रोटेक्ट करना। इट प्रोटेक्ट्स एंड प्रोवाइड सपोर्ट टू प्लांट सेल। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली कौन सा है? क्लोरोप्लास्ट। Chloroplast, the most important organelle present inside the cytoplasm of plant cell is chloroplast. It is disc-like green organelle which contain a pigment called chlorophyll. ठीक है, डिस्क लाइक होता है। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? डिस्क लाइक, डिस्क की तरह का इसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इसके अंदर क्लोरोफिल मौजूद होता है। क्लोरोफिल क्या है? क्लोरोफिल एक ग्रीन पिगमेंट है जिसकी वजह से आपको पत्तों का रंग या पौधों का रंग सब्ज नजर आता है। ये वो पिगमेंट है, ठीक है। तो क्लोरोफिल क्या है? ग्रीन पिगमेंट है। ये कहाँ पर मौजूद होता है? ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर मौजूद होता है और इसकी ही मौजूदगी में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। आप लोगों को फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के बारे में तो बखूबी पता होगा कि फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी वजह से पौधे जो हैं अपनी खुराक तैयार करते हैं। तो क्लोरोफिल वो इम्पॉर्टेंट पिगमेंट है जिसकी वजह से जो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में हेल्प करता है। The leaves appear green because of this chlorophyll. The chlorophyll absorbs sunlight and uses it to produce glucose. What is glucose? Glucose is basically the food of the plants. जो पौधे अपनी खुराक तैयार करते हैं, that food is called
ग्लूकोज। और वो किस प्रोसेस के थ्रू तैयार होता है, वो प्रोसेस का नाम है फोटोसिंथेसिस। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे चीज़ें जिनकी मौजूदगी में, जैसे सनलाइट की प्रेजेंस में प्रोसेस होता है, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में वो प्रोसेस होता है। अगर क्लोरोफिल ना हो पौधों के अंदर तो क्या फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा? क्लोरोफिल के बगैर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो ही नहीं सकता, ये मुमकिन ही नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट जो एक ऑर्गेनेली जो कि एनिमल सेल में भी मौजूद है, लेकिन यहाँ पर उसके साइज का डिफरेंस है। उसके साइज का क्या डिफरेंस है कि यहाँ पर वैक्यूल का साइज काफ़ी बढ़ गया है प्लांट सेल की एनिमल सेल के निस्बत। द पाउच लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द सेल इज नोन एज वैक्यूल। इट इंक्रीजेज द सेल सरफेस एरिया एंड स्टोर वाटर, मिनरल्स एंड अदर मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स। बेसिकली वैक्यूल का क्या फंक्शन है? स्टोर्स मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स, जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो फूड है, चाहे वो वाटर है, या कोई भी और वेस्ट प्रोडक्ट्स है, वो किसके अंदर स्टोर हो रहा है? वो वैक्यूल के अंदर स्टोर हो रहा है। तो इस तरह ये कुछ डिफरेंसेस हैं प्लांट्स और एनिमल सेल। अभी हमने प्लांट और एनिमल सेल का स्ट्रक्चर डिटेल में पढ़ा है और इसके साथ इसकी डायग्राम जो है वो भी हमने डिस्कस की है। तो अब हम देख लेते हैं कि हमारे नोट्स में एनिमल और प्लांट सेल से रिलेटेड कौन से टॉपिक्स हैं। तो अगर हम MCQs में चेक करें, अच्छा क्लास में अभी आपसे स्टूडेंट्स में भी आपसे डिस्कस कर रही थी कि स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल और प्लांट सेल से रिलेटेड जितने भी MCQs शॉर्ट और लॉन्ग हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। अब यहाँ पर आप थर्ड MCQ देखें, द आउटर थिन कवरिंग विच सराउंड एन एनिमल सेल इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट इन द सेल is called cytoplasm. The hereditary material in the cell is DNA. Cell wall is made up of cellulose in plants. ठीक है, ये वो MCQs हैं जो रिलेटेड हैं एनिमल और प्लांट सेल के टॉपिक से। उसके बाद हम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर देखें तो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है दैट इज ऑल्सो रिलेटेड। सेकेंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, ये तीनों क्वेश्चन रिलेटेड है। सेकेंड क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। Third question, why leaves appear green in plant? Because of chloroplast or chlorophyll. And the fourth question, give 3 differences between plants and animal cell. ये तीन differences इसके अंदर लिखने हैं। उसके बाद हमारा long question आंसर में आ जाएं तो explain the basic structure of animal cell। और उसके बाद पूरा एक long question है हमारा इसके ऊपर। These are the questions which are related to the topic which we have studied in our today's lecture, that is lecture number 1. Thank you students. I hope you understand very well both the topics, the cell, basic structure, microscope and the structure of plant and animal cell. मैं उम्मीद करती हूँ कि आप ये टॉपिक को मेरे साथ साथ आपने अच्छे तरीके से समझ लिया होगा, आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। आप घर में बैठकर अपने नोट्स पर से इस टॉपिक को याद करें और याद करके इसको लिखें, तो आप ज़्यादा अच्छे तरीके से इसको याद कर सकेंगे। थैंक यू सो मच।